इस विश्व गुरु देश के अंदर किसी स्कूल ने 1 पैसे की भी फीस अपने यहाँ माफ नहीं की। और लेके नरेंद्र मोदी से और मायावती तक, अखिलेश यादव से लेकर और नितिन गडकरी से लेकर एक नेता ऐसा इस देश के अंदर नहीं था जिसने इस सवाल को कहीं भी उठाया। क्या किसी अंबेडकरवादी के जबान से, क्या किसी लोहियावादी की जबान से शब्द निकल कर आए कि जब स्कूल बंद हैं तो ये स्कूल वाले फीस माफ क्यों नहीं करते? देखिए, जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, जब तक बराबर एजुकेशन नहीं होगी, जब तक बराबर चिकित्सा नहीं होगी, तब तक इस देश से आप असमानता को किसी भी कीमत पे दूर नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करने से पहले क्षमा याचना मांग लूं कि विषय ऐसा है, मैं समय का अतिक्रमण करूंगा जी, लेकिन बात वो रखूंगा जो बिल्कुल विशेष होगी। ऐसी कोई बात नहीं रखूंगा कि मैं बाबा साहब की जीवनी यहाँ बताने लगूं। वो सभी लोग जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में कि कैसा उनका संघर्ष था और जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ, कैसी इस देश की परिस्थिति थी और कितनी विपरीत हालातों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इस देश की संविधान सभा तक पहुँचे। जो आज का जो विषय रखा गया है उसमें जो तीसरा जो पक्ष है, वर्तमान परिदृश्य, मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधा इस विषय पर पहुँचूँगा। देखिए, डॉक्टर साहब का जो मूल विषय था वो इकोनॉमिक्स था। हालांकि वो इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे जिनका अपना पुस्तकालय इतना बड़ा था जिसमें करीब 50,000 किताबें थी और बाथरूम जो थे उनके उस तक के अंदर भी किताबों के रैक थे। पढ़ने का उनको इतना शौक था कि सुबह 2:30-3 बजे तक वो पढ़ते थे और बहुत कम समय के लिए सोने जाते थे और उसके बाद भारतीय व्यायाम कर सूक्ष्म जलपान लेकर वो अपना जो व्यवसाय था उसमें लग जाते थे। तो उनके बारे में ये सब लोग तो जानते ही हैं कि वो कितने शिक्षित थे, कितना उनका संघर्ष था। लेकिन जो मैंने कहा कि मूल विषय उनका अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक्स थी। और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और जो उनकी दोनों डॉक्टरेट हैं, जिनसे उन्होंने वो जो उनके गाइड थे वो अपने ज़माने के विश्व के बड़े अर्थशास्त्रियों में थे। जो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने फिजिकल डेफिसिट, स्टेट और सेंटर के जो आपस के संबंध हैं उनको पर जो उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की है, उसमें जो उनके गाइड थे वो एडविन सेलिगमैन उनके गाइड थे, जो पब्लिक फाइनेंस पर अपने ज़माने के बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और दूसरी जो उन्होंने पीएचडी की वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की, जहाँ एडविन कैनन, वो भी उस समय के अपने बड़े एक अर्थशास्त्री थे, वो उनके गाइड थे। तो इतनी बड़ी शख्सियतों से उन्होंने अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त किया और वहाँ उनका जो सब्जेक्ट था वो था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस को कंप्लीट किया। तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 पीएचडी की और भारत में जब वो आए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा, जाति की तृष्णा उन्हें जगह जगह पर झेलनी पड़ी। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनके संघर्ष को स्वीकार करते थे, उनको मानते थे और उनको मदद करते थे। ऐसे लोगों के प्रति डॉक्टर साहब ने अपना हमेशा से ही सम्मान जाहिर किया। और विषय ये आया कि कुल मिलाकर वो संविधान सभा में पहुँचे। संविधान सभा में पहुँचने की उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पहले वो बंगाल से चुनकर आए थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब ये हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया तो डॉक्टर साहब संविधान सभा से बाहर हो गए। और तब एम.आर. जयकर ने एक सीट खाली की थी, तब डॉक्टर साहब दोबारा संविधान सभा में पहुँचे। और एक विषय जो उस समय आता है, दोबारा उनके संविधान सभा में पहुँचने में सरदार पटेल और महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको अक्सर नकारा जाता है, जिसके बारे में नहीं बताया जाता। और उनको विधि मंत्री बनाने में भी गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कहा तो उन्होंने कुछ अनिच्छा सी जाहिर की। तो गांधी जी ने कहा कि नेहरू जवाहर, आज़ादी जो है कांग्रेस को नहीं मिली, आज़ादी भारत को मिली है। और संविधान के बारे में, विधि के बारे में इस देश में जितने भी लोग हैं, जितना ज्ञान डॉक्टर अंबेडकर को है, इतना किसी को नहीं है। और ये इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर इस देश के संविधान बनाने में उनके ज्ञान का उपयोग नहीं किया। ये परिस्थिति रही और संविधान सभा में डॉक्टर साहब दोबारा पहुंचे, ड्राफ्टिंग कमेटी के आप हेड बने और बहुत संघर्ष के बाद 2 साल 11 महीने और 17 दिन के करीब ये संविधान बना। और डॉक्टर साहब ने इस बात को कहा, खासकर जो उनका भाषण है 26 नवंबर 1949 का, कि आज हम जितने भी लोग इस सदन के अंदर बैठे हुए हैं, सभी लोग अपने अपने एक एक गुट के नेता हैं और मुझको ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि मैं भी एक ऐसे ही गुट से हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे इस देश को एक होने से, एकजुट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकता। ये उनकी एक विशेष बात है। जब 26 नवंबर 1949 को इस देश के संविधान को स्वीकार किया गया और उन्होंने एक बात और कही
कि जब मैं अतीत में देखता हूं तो मैं उन कारणों पर जाता हूं जिनकी वजह से ये देश गुलाम रहा, और वो सवाल उठाते हैं कि क्या हमने उन कारणों को समाप्त कर दिया है जिनकी वजह से हम गुलाम बने थे। वो सवाल आज भी आपके सामने खड़ा हुआ है। आज भी जो वर्तमान में इस समय सत्ता है, जब से वो लोग सत्ता में आए हैं, जाति और धर्म के क्लैशेस, संघर्ष इस देश के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल पंजाब के अंदर भी एक ऐसी घटना घटी है जब दो समुदाय के लोग खुले आमने सामने हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। तो डॉक्टर साहब की जो वो बात थी कि क्या वो कारण हमने समाप्त कर लिए हैं जिनकी वजह से हम गुलाम बने हैं, उन पर हम सब लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात निकल कर ये आती है कि वर्तमान युग जो है ये आर्थिक युग है, और जब ये देश आज़ाद हुआ तो इस देश ने आर्थिक रूप से मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। लेकिन 1991 के बाद जो इस देश में आर्थिक नीतियां चल रही हैं, अब हम एक कैपिटलिस्ट देश बनने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब इस देश के अंदर लागू हुआ आरक्षण, एक बार दिलीप मंडल साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया 1,98,00,000 सरकारी नौकरियां हैं जिनके ऊपर आरक्षण का कॉन्सेप्ट इस देश में लागू होता है। आज 140 करोड़ की आबादी है और 1,98,00,000 सरकारी नौकरियां। वर्तमान में और भविष्य में वही समुदाय, वही व्यक्ति, वही देश आगे बढ़ेंगे जो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है, समाप्त किया जा रहा है। आरक्षण नाम का जो एक लॉलीपॉप हमें मिला है, धीरे धीरे उसकी प्रासंगिकता आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त तो नहीं करेगी, लेकिन आरक्षण का वो हाल कर देगी कि उसकी प्रासंगिकता अपने आप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। उस स्थिति में इस देश का आरक्षण पहुंच गया है। और आप देख लें, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, हर क्षेत्र के अंदर निजीकरण को बड़ी तेजी से ताकतवर बनाया जा रहा है। और भविष्य में केवल वही आदमी मजबूत होगा जिसके अंदर स्टार्टअप, बड़ा व्यापार या एंटरप्रेन्योरशिप की क्षमता होगी, जो छोटे व्यापार शुरू कर सकता है और जो 1 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार दे सकता है। जो डॉक्टर साहब के यहाँ अनुयायी बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं कि आप लोग जब तक अपने अंदर ये क्षमता नहीं पैदा करेंगे उद्योगपति बनने की, अपने लोगों को रोजगार देने की, तो आप वर्तमान व्यवस्था के अंदर कम्पीट नहीं कर पाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। आज से 30 साल 40 साल पहले बीए और एमए पास करना बड़ी बात होती थी। जब हम छोटे थे तो सुनते थे भी फलाने व्यक्ति ने बीए की डिग्री ले ली है, एमए की डिग्री ले ली है। लेकिन आज की डेट में बीए और एमए का मतलब है जैसे अनपढ़ होना। आज की डेट में एजुकेशन का मतलब है टेक्निकल एजुकेशन। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन नहीं ले रहे हैं और आप एमए, एलएलबी, बीएड, ये तमाम डिग्रियां कर कर अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल नहीं कर रहे हैं, तो आप वर्तमान समय के अंदर कम्पीट किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। जिसके पास पूंजी होगी और जिसके पास स्किल्ड एजुकेशन होगी, वही व्यक्ति, वही समाज, वही समुदाय इस लोकतंत्र के अंदर सरवाइव कर पाएगा। एक चीज आपके पास है जो दूसरों के बराबर है, वो है आपका वोट। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसके अंदर चाहे एक अरबपति हो, चाहे एक खरबपति हो, चाहे रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो, वोट सबको एक प्राप्त है। यहाँ आप अभी बराबर हैं, बाकी तमाम क्षेत्रों में आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। और ये चीज जब ही निकल कर आएगी जब हम वर्तमान परिस्थिति में किसी व्यक्ति का चिंतन करने की कोशिश करें। अब तक ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के 2 तरीके हैं, एक उसके उद्देश्य को जानना, दूसरी उसकी परिस्थिति को जानना। लेकिन तीसरा एक तरीका और भी आया है कि वो व्यक्ति अपने जीवन के बाद, जो उसके बाद की जो परिस्थिति चल रही है, अगर वो व्यक्ति आज होता तो वो व्यक्ति आज क्या करता। अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है पूरी दुनिया 75 साल के अंदर, कैपिटलिस्ट मॉडल पूरी दुनिया पर हावी हो चुका है। सवाल मैं आपके सामने तीसरा ही रखूंगा कि 6 दिसंबर 1956 के बाद जब डॉक्टर साहब का निधन हो गया, अगर डॉक्टर साहब आज 2022 में होते तो आज उनकी पॉलिसी क्या होती, आज वो अपने अनुयायियों को क्या संदेश देते, आज वो अपने अनुयायियों से क्या अपेक्षा रखते। जो अपेक्षा वो रखते, आज हमें उस पर चिंतन करना चाहिए। अगर हम उस पर चिंतन नहीं कर रहे तो ऐसे कार्यक्रमों का, ऐसी गोष्ठियों का कोई महत्व नहीं बना रह सकता है, नहीं बचा रह सकता। तो इस चीज पर आप चिंतन करें कि किस तरीके से तमाम क्षेत्रों के अंदर कैपिटलिस्ट मॉडल घुस चुका है। शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरीके से, मैं, लोग उन्हें उद्योगपति कहते हैं, मैं शुद्ध शब्द का इस्तेमाल करूंगा, शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरीके से धन पशुओं के हाथ में हवाले कर दी गई है।
ऐसे ऐसे आदमी हैं जो खुद 10वीं पास नहीं है लेकिन उन्होंने स्कूल खोल लिया कहीं से पैसे इकट्ठे करके, तो वो शिक्षा शास्त्री बन गए। ये शिक्षा शास्त्री आपके बच्चों को बराबर की एजुकेशन दे देंगे? नहीं देंगे। इस सवाल को उठाने की ज़रूरत है। 2 साल ये पूरी दुनिया बन रही, हॉल्ट पे आ गई, और हमारा ये भारत एक ऐसा देश है जिसे कहते हैं हम किसी ज़माने में विश्व गुरु थे। इस विश्व गुरु देश के अंदर किसी स्कूल ने 1 पैसे की भी फीस अपने यहाँ माफ़ नहीं की, और लेके नरेंद्र मोदी से और मायावती तक, अखिलेश यादव से लेकर और नितिन गडकरी से लेकर एक नेता ऐसा इस देश के अंदर नहीं था जिसने इस सवाल को कहीं भी उठाया। क्या किसी अम्बेडकरवादी के जबान से, क्या किसी लोहियावादी की जबान से शब्द निकल कर आए कि जब स्कूल बंद हैं तो ये स्कूल वाले फीस माफ़ क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, जब तक बराबर एजुकेशन नहीं होगी, जब तक बराबर चिकित्सा नहीं होगी, तब तक इस देश से आप असमानता को किसी भी कीमत पे दूर नहीं कर सकते। वो हमेशा बनी रहेगी। 1991 के बाद जो आर्थिक नीतियाँ इस देश ने अपनाई हैं, एक परिवर्तन आया है, देश बहुत आगे बढ़ा है, समृद्ध हुआ है, इकोनॉमी कई गुना हो गई है, लेकिन देश के अंदर असमानता भी बढ़ गई है। जनसत्ता के संपादक थे प्रभाष जोशी जी, अब वो हमारे बीच में नहीं है, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। 2007 में एक दिन हमें उनके साथ रहने का अवसर हुआ जब 1857 की क्रांति को 150 वर्ष पूरे हुए थे, और उन्होंने उस समय एक आर्टिकल लिखा था जो जनसत्ता में छपा था कि किसका गणतंत्र, और उन्होंने सवाल उठाया था कि जब महात्मा गांधी ने 1930 में नमक आंदोलन चलाते समय उस समय के जो वायसराय थे उनको पत्र लिखा था, और उसमें उन्होंने, महात्मा गांधी ने लिखा था कि आपकी और एक आम भारतीय की आमदनी में 5000 गुना का अंतर है। और गांधी ने आगे लिखते हैं कि इससे सिद्ध होता है आपका शासन अन्याय पर आधारित है। ये गांधी ने 1930 में लिखा। और प्रभाष जोशी इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि आज धीरू भाई अंबानी ने जो अपनी एक कंपनी से सैलरी ली है, उन्होंने एक रकम बताई, उसमें और एक आम आदमी की कमाई में इस देश में 9 लाख गुना का अंतर है। इससे आप समझ सकते हैं इस देश के अंदर आर्थिक असमानता कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो आज उनकी लड़ाई इस बात पे होती। तो जितने भी लोग हैं डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए। देखिए, इस अर्थ से बड़ी कोई चीज़ इस दुनिया के अंदर नहीं है। 2300 साल पहले इस देश में एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए चाणक्य। आज भी लोग चाणक्य नीति की उनकी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन चाणक्य जब राजनीति पर अपना एक ग्रंथ लिखते हैं तो उसका नाम राजनीति शास्त्र नहीं रखते, उसका नाम अर्थशास्त्र रखते हैं। मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमती हैं। जब तक हम लोग उस अर्थ के केंद्रों पर कब्जा नहीं करते, जब तक उच्च शिक्षा हम प्राप्त नहीं करते, तब तक डॉक्टर साहब का जन्मदिन मनाने का औचित्य एक औपचारिकता के अलावा कुछ भी नहीं बचता। तो मैं आप लोगों से इन बातों का निवेदन करूंगा। और संविधान अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कानून लिखे गए हैं। ये डॉक्टर साहब ने खुद कहा था कि अगर संविधान चलाने वाले की मंशा ठीक नहीं है तो संविधान अपने अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। जब वाजपेयी जी 1998 में प्रधानमंत्री बने थे, 19 मार्च 1998 को तुरंत उन्होंने कमेटी गठित की थी। एक वेंकट चलैया कमेटी जिसका काम था संविधान की व्याख्या करना, रिव्यू करना, और दूसरी कमेटी उन्होंने बनाई थी मुखर्जी कमेटी जिसका काम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से संबंधित तथ्यों को लाना। ये वेंकट चलैया कमेटी जो बनाई गई थी इसलिए बनाई गई थी कि संविधान की व्याख्या की जा सके, उसका मूल्यांकन की जा सके, और उन तमाम चीज़ों को धीरे धीरे करके इस संविधान से हटाया जा सके जो इस देश के सबसे पीछे खड़े हुए आदमी को ताकत देने का काम करते हैं। आज भी वही स्थिति है। मंच संचालक जी मुझे बार बार कह रहे हैं, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। तो 3 सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। सबसे पहला यही है, मैं विपरीत दिशा में चलता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर डॉक्टर साहब होते तो वो क्या करते। और दूसरा सवाल, जब तक शिक्षा और चिकित्सा की बराबरी इस देश के अंदर नहीं आएगी तब तक डॉक्टर अंबेडकर या उन जैसे जितने भी महान लोग थे, मैं मानता हूं गांधी और अंबेडकर में मतभेद हो सकता है लेकिन उन दोनों का लक्ष्य एक था, तब तक उन लोगों के काम को हम पूरा नहीं कर सकते। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, बातें बहुत सारी हैं, फिर किस दिन चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।